सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अपने तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जो इन्वायरमेंट के पिछले 2 लेक्चर्स दे चुका हूँ उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हैं। उससे पहले 2 लेक्चर दिए थे, उनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने लेक्चर नंबर 3 में करा दिए थे और जो 5 और 5th दिए हैं मीन्स 2 के तो 3 में हो गए थे। उसके बाद जो आपका एक तो 4th है और एक 5th, उन दोनों लेक्चर्स के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ होने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखें तो प्लीज़ पहले उन्हें देखेंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर ले जाएंगे। आइए बिना टाइम गवाए अपना क्रम आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य है, मनुष्य क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है या इनमें से कोई नहीं? कुछ वॉल्यूम में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य कमज़ोर होने के कारण, लेकिन कोई नहीं, आवाज़ आपको फिर भी आएगी, इतना तो मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, तो हमसे पूछा मनुष्य क्या है, तो देखो अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप आसानी से बता सकते हैं। मनुष्य सर्वाहारी होता है, यानी कि उसमें शाकाहारी के भी गुण पाए जाते हैं और उसमें मांसाहारी के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सर्वाहारी जो होते हैं इन्हें उच्च मांसाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य हुआ, मनुष्य के बाद आपका सांप हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। आइए देखते हैं, देखो जो कुत्ता हुआ, मनुष्य, कुत्ता, सांप ये क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पोषण का चक्र दाता कहा जाता है, यानी कि पोषण का, ये मैंने आपको पढ़ाया था, चक्रण दाता किसे कहा जाता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके कवक और शैवाल है इन्हें पोषण का चक्रण दाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है पोषण का चक्रण दाता। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। देखो, कवक अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया से मृत वनस्पति और जंतु जगत को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देता है, इसलिए इन्हें पोषण का चक्रणदाता कहा जाता है। ठीक है, और अच्छे से मैंने आपको वीडियो में लास्ट लेक्चर्स जो कराए थे उन्हें समझा दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन है, अपघटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपघटक, तो उच्च मांसाहारी, अपमार्जक, सर्वाहारी या मृतपोषी? तो देखो, सर्वाहारी और उच्च मांसाहारी ये तो एक ही बात हो गई है। अपमार्जक क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो जो हमारे अपघटक है इन्हें हम मृतपोषी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। और मृतपोषी के साथ साथ हम इन्हें अपरदभोजी भी कहते हैं, यानी कि जो अपघटक होते हैं इन्हें मृतपोषी और अपरदभोजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इन्हें अपरदभोजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परितंत्र के मूल रूप से खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया था परितंत्र के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो हमने पढ़ा था परितंत्र के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया है। आइए देखते हैं व्याख्या में हमें क्या जानना है। देखो, परितंत्र के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? प्राकृतिक परितंत्र और मानव निर्मित परितंत्र। इसी के साथ आगे आते हैं हम। नेक्स्ट, परितंत्र का उदाहरण है सौर विकिरण पर आश्रित परितंत्र, वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक प्रकार के परितंत्र को 2 प्रकारों में और बांट दिया जाता है। एक तो होते हैं आपके सौर विकिरण पर आश्रित परितंत्र और एक होते हैं वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम अब आगे आते हैं। देखो, वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र है समुद्र, नदियाँ, घास स्थल या ज्वार नदमुख।
तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे। वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र ज्वार नदमुख है। अब वैकल्पिक ऊर्जा पर कैसे है, क्या है, अगर इन सब बातों को जानना तो प्लीज़ उन वीडियो को आप एक बार देख लेंगे। इसी के साथ हम आगे आते हैं। देखो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और इनके बारे में हमें क्या जानना है, देखो, ज्वार नदमुख कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका ज्वार नदमुख, एक हो गया वर्षावन। प्राकृतिक परितंत्र के वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित परितंत्र है, मतलब कि प्राकृतिक परितंत्र है। और प्राकृतिक परितंत्र किस प्रकार के हैं, वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। फिर आपका समुद्र, नदियाँ, घास स्थल, मरुस्थल, ये प्राकृतिक परितंत्र के सौर किरण पर आश्रित परितंत्र है। यानी परितंत्र तो प्राकृतिक है लेकिन कैसे हैं, सौर किरण पर आश्रित है। फिर देखो, खेत मानव निर्मित परितंत्र के सौर किरण पर आश्रित परितंत्र है। सिंपल समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, जीवाश्म ईंधन पर आश्रित परितंत्र है। तो ये बताना है खेत, ज्वारनदमुख, शहरी या ग्रामीण परितंत्र या मरुस्थल, यानी कि इन 4 परितंत्रों में से ऐसा परितंत्र कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन पर आश्रित है। तो बिल्कुल सिंपल, शहरी या ग्रामीण परितंत्र जो है ये एक ऐसा परितंत्र है जो जीवाश्म ईंधन पर आश्रित है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। परितंत्र में ऊर्जा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करके ही आगे बढ़ती है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। खाद्यान्न, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया था परितंत्र में ऊर्जा एक निश्चित क्रम का अनुसरण करके आगे बढ़ती है, और उस क्रम को अगर एक रूप में देखा जाए तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं हम खाद्य श्रृंखला। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य शामिल कर लिए हैं मैंने इन क्वेश्चन आंसर्स में। अर्निस्ट नेस एक महान व्याकरणविद थे, ने अपनी विचारधारा खाली स्थान में प्रस्तुत की। इन्होंने अपनी एक विचारधारा प्रस्तुत की थी, तो हमें ये बताना कि किस वर्ष की थी वो, 1962 में, 72 में, 82 में या इनमें से कोई नहीं। तो अर्नेस्ट नेस ने जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी 1972 में की थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो और क्या क्या जानना है। 1972 में इन्होंने अपनी 3 विचारधारा प्रस्तुत की थी। कितनी? 3 विचारधारा प्रस्तुत की थी। पहली विचारधारा गहन पारिस्थितिकी, इसे इन्होंने प्रकृति केंद्रित विचारधारा कहा, यानी मनुष्य को प्रकृति के अनुसार ढलना चाहिए। इस विचारधारा के तहत इन्होंने कहा कि मनुष्य को वो सारे कार्य करने चाहिए जो हमारी प्रकृति को हानि ना पहुँचाएं, प्रकृति के लिए लाभदायक हो। तो ऐसे कुछ मनुष्य अपने लाभ के लिए भी तो कुछ कार्य करेगा। तो इस बात की इनकी आलोचना हुई, तो इन्होंने अपनी दूसरी विचारधारा प्रस्तुत की। इस दूसरी विचारधारा का नाम है सतही पारिस्थितिकी। इस विचारधारा को इन्होंने इनकी विचारधारा ये मानव केंद्रित विचारधारा थी। यानी कि मानव को सारे ऐसे कार्य करने चाहिए जो उसके लाभ के लिए हो। तो बताओ, जब मानव सारे ऐसे कार्य करे जो सब उसी के लाभ के लिए हो, तो इससे तो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचेगा। इसके बाद फिर इन्होंने अपनी तीसरी विचारधारा की प्रस्तुत की। इसका नाम था इकोसॉफी। इसके अनुसार क्या था, देखते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा, मतलब कि जब उन दोनों की आलोचना हुई तो उसके बाद इन्होंने इकोसॉफी विचारधारा प्रस्तुत की, और ये विचारधारा पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा थी। यानी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि मनुष्य को, यानी मानव को भी लाभ हो और हमारे प्रकृति का भी संतुलन बना रहे, उसको भी कोई हानि ना पहुँचे। ठीक है, तो ये थी हमारी पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा। आइए इसके साथ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा।
जब हम किसी परितंत्र के एक जाति के एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं, हम परितंत्र की एक जाति के एक प्रजाति का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, जब किसी परितंत्र की एक जाति के एक प्रजाति का अध्ययन किया था, केवल एक का, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं, व्याख्या में सब कुछ शामिल कर दिया मैंने, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो, स्वयं पारिस्थितिकी क्या था? जैसे गाय के अध्ययन में साहीवाल पर अध्ययन, कुत्ते के अध्ययन में कुत्ते की देसी नस्ल पर अध्ययन, मतलब कि किसी की भी एक जाति को उठाओ, उसका अध्ययन करो, तो हमारा स्वयं पारिस्थितिकी हो गया वो। इसके बाद फिर स्वयं पारिस्थितिकी को केवल पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अन्य नाम है केवल पारिस्थितिकी। उसके बाद फिर हमारा समुदाय पारिस्थितिकी, देखते हैं इसका मतलब क्या है। जब हम किसी परितंत्र में एक या एक से अधिक जाति का या उसकी प्रजाति का अध्ययन सामूहिक रूप से करते हैं, तो वह समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है। मतलब कि जब एक ही प्रजाति का अध्ययन है तो स्वयं पारिस्थितिकी, और जब सामूहिक रूप से किसका? किसी परितंत्र में एक से अधिक जाति का या कई सारी प्रजाति के एक साथ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी ऊर्जा का स्थानांतरण कई मार्गों से होकर जाता है। खाद्य के बाद अगला ऑप्शन हमारा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था कि खाद्य जाल के अंतर्गत ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी ऊर्जा का स्थानांतरण कई मार्गों से होकर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। बिल्कुल मैंने डिटेल में आपको उसे समझाया था। ठीक है, जैसे कोई जानवर है, उसको इसके द्वारा भी खाएगी, इसके द्वारा भी खाए, कोई ज़रूरी नहीं यही भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, कोई तीसरा जानवर भी खा सकता है। अगर वीडियो नहीं देखो तो देख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किसी परितंत्र में जीव भार का प्रामिड बदल जाता है। तो पहले तो जीव भार का प्रामिड क्या होता है ये हम समझा चुके हैं आपको, और हम ये भी बता चुके हैं कि ये जीव भार का प्रामिड जो होता है ये किस परितंत्र में बदलता है? ये मरुस्थल, ज्वारनात्मक, तालाब, या इनमें से कोई नहीं। तो जीव भार का प्रामिड तालाब में बदल जाता है। आइए थोड़ा सा फिर भी मैंने और शामिल कर दिया है। देखो, तालाब में सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा होते हुए भी मछली का भार ज़्यादा होता है। जीव भार के प्रामुख्य से संबंध है, मतलब कि किसी परितंत्र में किन जानवरों का दूसरे जानवरों की अपेक्षा कितना भार होता है। तो देखो, कहने का मतलब तालाब में ऐसा होता है, संख्या में तो सूक्ष्म जीव ज़्यादा होते हैं, लेकिन भार किसका अधिक होता है? भार मछली का अधिक होता है। ठीक है, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाता नहीं। तो कहने का मतलब है तालाब में ये बदल जाता है। फिर देखो, ये हमारा घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड होता है। मतलब कि घास के मैदान में किसका पिरामिड होता है? घास के मैदान में होता है संख्या का। मतलब कि जीव संख्या के पिरामिड से मतलब है कि अगर घास के मैदान में देखा जाए तो मैदान में बड़े जीवों के मुकाबले छोटे जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को खालिस्तान कहते हैं। देखो भाई, ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो हमें बताना इन दोनों के बीच वाले स्थान को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ पर वर्ष भर लंबवत सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, जिस कारण यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है, और गर्मी की वजह से इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इसी के साथ आगे आते हैं। देखो, और बाकी को क्या क्या कहा जाता है सब मैंने शामिल कर दिया, देखते हैं।
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो भाई, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, वो तो हमारा उष्ण कटिबंध हो गया है। अब देखो शीतोष्ण कटिबंध क्या है, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिका वृत्त, इनके बीच वाला जो भाग होता है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखो इधर, जैसे ये है हमारा, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो देखो कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त वाले बीच का क्षेत्र जो होता है, और मकर रेखा से लेकर, कुछ रफ बनना है कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर लो, मकर रेखा से लेकर हमारे अंटार्कटिक वृत्त वाले बीच का क्षेत्र होता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। फिर उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिणी ध्रुव के मध्य वाले भाग को शीत कटिबंध कहते हैं। ये इसको फिर महाद्वीप की जगह व्रत कर लो आप, ये मिस प्रिंटिंग है, मैंने उसमें भी सीखा रहा था। देखो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर और ये आपका उत्तरी ध्रुव तक का क्षेत्र, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के बीच का क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, इसे शीत कटिबंध कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें प्राप्त नहीं होती हैं, जिस कारण यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, और यही कारण है कि इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। और बाकी मैंने आपको लेक्चर में बहुत ही अच्छे समझाया था, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे देखते हैं। फिर जैव विविधता शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल, A.G. टोन्सले, W.G. रोजन या विल्सन। तो आप बताएंगे इसमें, एक सेकेंड रुकेंगे ज़रा, कितने हैं 15, चलो कोई नहीं, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, तो हमें ये बताना है, अरे भाई यही तो मैं देख, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो हमने पढ़ा था कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W.G. रोजेन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। देखते हैं। देखो और मैंने क्या शामिल किया, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बोलता रहता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस की, यानी अपने इन क्वेश्चंस की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन एक होता है, उसकी व्याख्या में उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य शामिल कर दिए जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जैव विविधता को सर्वप्रथम संकल्पना एवं सिद्धांतों के तौर पर विल्सन द्वारा इतना में प्रयोग किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। किसके द्वारा, विल्सन के द्वारा। लेकिन W.C. रोजिन ने कैसे प्रयोग किया था, सर्वप्रथम। देखो जैव विविधता कहने का मतलब ये है, जैव विविधता शब्द की अगर बात आती है तो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था आपने, आपका W.G. रोजिन ने। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया था, W.G. रोजिन के द्वारा। और जैव विविधता को संकल्पना और सिद्धांतों के तौर पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये विल्सन के द्वारा किया गया था। उन्होंने 1985 में किया था और इनके द्वारा 1986 में किया गया था। आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय की तलहटी या मध्य भारत। तो हमने पढ़ा था कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। इसी के साथ हम आगे आते हैं। फिर देखो मैंने वीडियो में आपको ये भारत का बताया था, उसके साथ साथ में मैंने आपको विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है वो भी बता दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है, पूर्वी राज्यों को, पश्चिमी राज्यों को, उत्तरी राज्यों को या दक्षिणी राज्यों को।
तो जो भारत के पूर्वी राज्य हैं उन्हें जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। देखो, भारत के पूर्वी राज्यों में निम्न ताप का निर्माण होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पूर्वी राज्य है इनमें निम्न ताप का निर्माण होता है, कम ताप का निर्माण। भारत के और हिस्से के मुकाबले निम्न ताप का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। आगे देखते हैं, जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो हमने पढ़ा था जैव विविधता के 3 प्रकार थे। कौन कौन से? आनुवंशिक जैव विविधता भी था, प्रजाति जैव विविधता भी था, समुदाय जैव विविधता भी था, लेकिन केवल जैव विविधता नहीं था। केवल जैव विविधता नहीं था, क्या था? केवल तो पारिस्थितिकी था। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद आगे आते हैं। देखो, मैंने शामिल कर दिया। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है, आनुवंशिक, प्रजाति और समुदाय जैव विविधता। और ये कौन कौन सी होती है? इसके लिए लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए फिर देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। जब किसी भी गुण या विशेषता का कई पीढ़ियों से लोप हो गया हो और वह अचानक उत्पन्न हो जाए तो चल रहे वातावरण में विविधता उत्पन्न हो जाती है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। कहने का मतलब, जब किसी भी गुण, मतलब कि किसी भी जीव के गुण या विशेषता का कई पीढ़ियों तक लोप हो जाता है और अचानक ही वह उत्पन्न हो जाती है, तो उससे चल रहे वातावरण में विविधता उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रजाति जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, समुदाय जैव विविधता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिकी गुण के द्वारा होता है ये सब। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा। देखो, आनुवंशिक जैव विविधता आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होती है। देखो, मैंने आपको बताया था आनुवंशिक कारणों से उत्पन्न होती है। इसके लिए लेमार्क ने जिराफ पर अपना अध्ययन करके आनुवंशिक जैव विविधता का पता लगाया था, ठीक है। आगे आते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 19। जब हम किसी जाति की विविध किस्मों का अध्ययन करते हैं तो वो खाली स्थान कहलाता है। जब विविध किस्मों का अध्ययन होता है तो उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, समुदाय जैव विविधता, इनमें से कोई नहीं। तो जब विविध किस्मों की बात आएगी तो उसे कहते हैं प्रजाति जैव विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। आइए फिर आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब एक ही परितंत्र में एक ही प्रजाति के भिन्न भिन्न समुदायों का अध्ययन किया जाता है तो वह खाली स्थान कहलाती है। जब भिन्न भिन्न समुदायों की बात आ गई है तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक, प्रजाति, समुदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा पता ही लग रहा, भिन्न भिन्न समुदाय है तो वो हमारी समुदाय जैव विविधता कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। समुदाय जैव विविधता को परितंत्र जैव विविधता भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस अपनी तरफ से मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो उन वीडियोस को फिर से आप एक बार देखेंगे, क्योंकि मैं उस सारा डाटा को आपको याद करवाना है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी से संबंधित सारी मुख्य प्रश्नोत्तरी मैंने करवा दी है। इससे अगले वीडियो में इससे अगला डाटा पढ़ेंगे, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और इस वीडियो को उन सभी भाइयों बहनों तक पहुंचाएंगे जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। और अब तो कोचिंग वैसे भी फ़िलहाल में सब बंद ही पड़ा हुआ है। घर बैठे रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आगामी परीक्षा में आप खुद पाएंगे कितना, इतना प्लस, ठीक है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे अगली वीडियो में मैं मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।